बीजेपी की संभागीय बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसआईआर पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया आजादी के बाद से कई सरकारों ने की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि इसका मकसद फर्जी और डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाना और सही मतदाताओं की पहचान करना है। वहीं उन्होंने निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर कहा कि बीजेपी में हर काम अपने वक्त पर होता है। कि आजादी के बाद कई बार ये प्रक्रिया हुई है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, सही व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले और कोई गलत व्यक्ति वोट ना दे पाए। चुनाव की इस पहल का हम स्वागत करते हैं और सभी दलों ने इसका स्वागत करना चाहिए और हर नागरिक ने अपने इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। आरएसएस के पद संचालन पर फूल बरसाने पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर को सिर कलम करने की धमकी मिली है, जिस पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमपी शांति का टापू है। उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। तो वहीं आगे वो कहते हैं कि अगर सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए लोगों ने पुष्प वर्षा अगर उन पर की और उनका स्वागत किया तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वाले भी नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों को धमकी देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर उज्जैन के महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने उज्जैन में संघ का पथ संचलन निकाला गया था, जिसका मंच से सनवर पटेल और फैजान खान ने स्वागत किया था। इसी बात से नाराज होकर दो अलग अलग लोगों ने सोशल मीडिया पर सिर कलम करने की धमकी दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्वागत मंच लगाया गया था। उसके बाद से लगातार मुझे और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब को गर्दन काटने की धमकियां, गोली मारने की धमकियां और अमर्यादित भाषा का उपयोग सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। कहीं ना कहीं परिवार जरूर इस बात के लिए तनाव में रहता है, लेकिन इस प्रकार से हम उनको जवाब देते हैं। और दूसरा, हमको पूरा भरोसा है अपने शासन पर, प्रशासन पर, पुलिस पर कि ऐसे लोगों की तह तक जाकर इनके पीछे कौन लोग हैं उनकी भी जांच कर उनको ठीक करने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का प्रशासन निश्चित रूप से मुझे लगता है करेगा। धमकी देने पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, एमपी शांति का टापू है, किसी को भी कानून तोड़ने की परमिशन नहीं है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और किसी भी व्यक्ति को इस शांति को भंग करने की इजाजत नहीं मिलेगी। पथ संचलन एक सद कार्य के लिए सद्भावना से निकाला जा रहा था। यदि उसमें किसी ने पुष्प वर्षा की है तो ये तो स्वागत योग्य है, पर यदि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी होगा, सख्त कार्रवाई होगी। अगर सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इस तरह के असामाजिक तत्व ही हैं जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा में जो चल रही है लगातार चुनाव के बाद लालू परिवार में खलबली, उसके बारे में विधानसभा में आपको बता दें, जो चुनाव अभी हुए हैं बिहार में, चुनाव के बाद लालू यादव के जो परिवार है उसमें काफी ज्यादा खलबली देखी जा रही है। हार के बाद लालू यादव के परिवार की कलह अब तो खुलकर सामने आने लगी है। लालू की बेटी रोहिणी ने बगावत कर दी। वो पटना से दिल्ली आ गई हैं। परिवार से अलग होने पर रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट में रोहिणी ने कहा है कि
मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, ऐसा उन पर उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। रोहिणी ने लोगों से अपील की कि पिता की परवाह किए बिना अपना घर परिवार देखें। रोहिणी आचार्य ने पिता को बचाने को गुनाह बता दिया। साथ ही आपको बताएं कि रोहिणी ने आगे लिखा है पोस्ट में कि उन पर किडनी के बदले करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगा है, टिकट के बदले किडनी देने का आरोप भी लगा है। तो उन्होंने लोगों से अपने पोस्ट में यह अपील की है कि आप कुछ भी बनिए पर रोहिणी ना बनिए। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला, वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। अब सवाल यह है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी? चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था, वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक फूट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं, नेतृत्व का है?